नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के 5वें यूनिट के तीसरे उपभाग निर्वनीकरण को पढ़ेंगे। ये पेपर सेकंड पेपर है बीए फर्स्ट ईयर। सामान्य शब्दों में वन का विनाश ही निर्वनीकरण। वन मानव के जीवन, पारिस्थितिक संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। देश के कुल क्षेत्रफल का 33% होना, वन क्षेत्र का 33% होना अति आवश्यक है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। परंतु हम देखते हैं कि हर जगह ऐसा नहीं है। हम अपने भारत का ही उदाहरण लें तो यहाँ मात्र 13% वन क्षेत्र, ये हमें सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ज्ञात हुआ है, मात्र 13% क्षेत्र में वन है। इतनी बड़ी जनसंख्या और हमारा ऑक्सीजन प्रदान करने वाला वन क्षेत्र इतना कम, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कमी हमारे देश में है। हम ये देखते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के जब औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद मनुष्य के आर्थिक गतिविधियां, तकनीकी गतिविधियां तेजी से बढ़ती चली गई और इन सबका अधिक से अधिक प्रयोग कर मानव ने पारिस्थिति में एक असंतुलन की स्थिति पैदा कर दी है। निर्वनीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये सबका मूल कारण बनता जा रहा है। अब हम निर्वनीकरण के कारणों पर आते हैं। निर्वनीकरण का पहला कारण है औद्योगिकरण। इस औद्योगिकरण में हम जानते हैं कि उद्योगों की स्थापना हर देश में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है करके हर देशों में की गई है और प्रारंभ से ही हर उद्योग में वन भूमि का प्रयोग किया जाता रहा है। इसका सीधा असर वन भूमि तेजी से कम होती गई। जहां जहां वनों की स्थापना हुई, उद्योगों की स्थापना हुई, उन क्षेत्रों पर जहां वन भूमि का प्रयोग किया गया, किसी न किसी मात्रा में हर जगह, हर उद्योग में वन भूमि का प्रयोग किया जाए और वहां तेजी से वन भूमि कम होती चली गई। हमने इसका एग्जाम्पल देखा है क्योंकि हम कोरबा क्षेत्र में निवास करते हैं। कोरबा आज से 80 साल पहले एक घना जंगल का एरिया था, परंतु उद्योग की स्थापना के बाद या यहाँ के औद्योगिक वातावरण के बाद धीरे धीरे यहाँ के वन क्षेत्र हट गए हैं या इनमें पूरी तरह नाश हो गया। ऐसी ही परिस्थिति हर औद्योगिक क्षेत्रों में या हर औद्योगिक नगरों के या हर औद्योगिक इकाई के आसपास देखने को मिलती है। दूसरा, खनन कार्य। इस खनन कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि खनन के लिए, क्योंकि खनन कार्य हम सभी जानते हैं भूमि से ही किया जाता है, तो सबसे पहले वनों को हटाया जाता है या काटा जाता है और वन काटने के साथ ही साथ टॉप साइल, जो बहुत कीमती होती है, 100 साल में टॉप साइल की छोटी सी लेयर या 1 सेंटीमीटर लेयर तैयार होती है, वह भी हटा दी जाती है। चट्टानों को काटा जाता है, जो भी खनिज निकालना है वो खनन कार्य वहां किया जाता है। तो वन क्षेत्र हटाकर खनन बहुत बड़े क्षेत्रों में किया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ के इस संदर्भ में लें तो हमारे बैला डीला की लौह अयस्क खाने, कोरबा की कोयले की खाने, इन क्षेत्रों में पहले सघन वन थे। पहले इन क्षेत्रों में क्या थे? सघन वन। अब यहाँ माइंस है, खाने हैं और वन क्षेत्र हटा दिया गया है। तीसरा है नगरीकरण। नगरीकरण हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि
नगरों का तेजी से विस्तार होता चला जा रहा है। नगरों के अधोसंरचना के लिए, वहां की औद्योगिक इकाई के लिए, वहां के एयरपोर्ट के लिए जो भूमि का अधिग्रहण, आसपास की भूमि का अधिग्रहण किया गया, उस नगर के भावी विकास के लिए ये भूमि भी प्राय वन क्षेत्र रहते हैं। अभी हाल ही में जबलपुर नगर के एयरपोर्ट के लिए लगभग 62 एकड़ वन भूमि ली गई है। मतलब वहां एयरपोर्ट बनेगा, वन हट जाएगा। चौथा है कृषि भूमि। कृषि भूमि विस्तार हेतु, कृषि भूमि के विस्तार के लिए भी वनों का हटाया गया है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए, अमेरिका वगैरह में हम देखें तो समाना वन घास क्षेत्रों में को हटाकर कृषि के लिए उसका प्रयोग किया गया है। मतलब अब वो कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गए, वन क्षेत्र या घास के मैदान नहीं रह गए। नेक्स्ट 5वां है व्यापारिक कृषि हेतु। व्यापारिक कृषि मतलब जो मुद्रादायनी कृषि होती है, जैसे फलों के बगीचे, चाय या कॉफी के बागान। इनके लिए पहाड़ी क्षेत्रों में वन भूमि को हटाकर सेब जैसे फलों के बगीचे, चाय और कॉफी के बगीचे तैयार किए गए। 6वां है झूमिंग कृषि। इस झूमिंग कृषि को हम जानते हैं, ये प्राचीन समय से चल रहा है। प्राचीन काल में जंगलों को जलाकर मानव कृषि करता था और वहां का उपजाऊपन खत्म हो जाता था, तो वो वहां से हटकर या स्थानांतरित होकर दूसरी जगह जाता था और फिर से किसी दूसरी जगह के जंगल को जलाता था और कृषि कार्य करने की कोशिश करता था और प्राय ऐसे खाद्यान्न उत्पन्न करता था जो मोटे होते थे या जो कम उपजाऊ भूमि पर उत्पन्न हो जाते थे। अभी भी कुछ क्षेत्रों में, कुछ खास करके आदिवासी क्षेत्रों में या अविकसित देशों में ये प्रथा अभी भी पाई जाती है। 7वां इमारती लकड़ी और कच्चा माल हेतु। हम जानते हैं कि सारे फर्नीचर लकड़ी से बनते हैं, ट्रेनों के स्लीपर्स लकड़ी से बनते हैं, विभिन्न प्रकार की सजावटी चीजें लकड़ी से बनती हैं, घर कई स्थानों पर लकड़ी से बनते हैं। आजकल का प्रचलन है वुडन वुडन फ्लोर। ये वुडन फ्लोर भी लकड़ी से निर्मित होता है। इसके अलावा अन्य उद्योगों में जो कच्चा माल के तौर पर जैसे रबड़, कागज, प्लाईवुड, इन फैक्ट्रियों पर भी वनों के ही लकड़ी को काटकर प्रयोग किया जाता है। मतलब ये उद्योगों के लिए कच्चा माल का प्रदान करने वाले क्षेत्र है। 8वां है पशुचारण। हम जानते हैं कि अविकसित और विकासशील देशों में दुधारू पशु बहुत मात्रा में पाले जाते हैं और इनको पशुचारण के लिए जहां पे भी अधिवास होता है या जहां पे भी बस्ती होती है उसके आसपास छोड़ दिया जाता है और जनरली छोटे छोटे जंगली भाग भी होते हैं। तो और भेड़ों के झुंड घास के मैदान में चरने चले जाते हैं। तो इन चौपायों की हम सभी जानते हैं, हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि चौपायों को खुर जो होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। तो नव जो उगते हुए या नए प्रस्फुटित होते पौधों को ये नष्ट कर देते हैं। मतलब वो भविष्य में पेड़ पौधे बन सके इसकी संभावना ही खत्म कर दी जाती है पशुओं के खुरों के द्वारा। 9वां है वनाग्नि। वन में अग्नि प्रायः मानव के क्रियाकलापों के कारण या करतूतों के कारण लगती है।
जंगल में लकड़ी काटने गए लोग बीड़ी सिगरेट जला के फूक छोड़ देते हैं या खाना बना के छोड़ देते हैं। भीषण गर्मी में भी हवा की तेज इसके कारण भी कई बार आग उत्पन्न हो जाती है जंगलों में, और ये आग इतनी भीषण होती है कि इसको बुझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेजन के जंगलों का आप लोगों ने कई दिन तक देखा होगा टीवी पर कि कितने भयानक आग लगी थी और किस तरह से बड़ी मुश्किल से उसको बुझाई जा सकी। अच्छा, वन अग्नि से केवल जंगल ही नष्ट नहीं होते हैं या पेड़ पौधे जो खड़े हैं वही नष्ट नहीं होते, हमारी मिट्टी भी खराब होती है। हमारे वो मिट्टी में वो होने वाला ह्यूमस भी खत्म हो जाता है जो सूखे सड़े पत्तों और छोटे छोटे जीव जंतुओं के बैक्टीरिया से मिलकर बनता है। ये जो उपजाऊपन होता है मिट्टी वो भी नष्ट हो जाता है। 10वां, घरेलू ईंधन के लिए अभी भी हम जानते हैं कि लोग घरेलू ईंधन के लिए जंगलों की लकड़ी या पेड़ पौधे काटना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए आसान और सस्ता ईंधन होता है। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो घरेलू ईंधन के तौर पर लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है, और जब तक पेड़ पौधे नष्ट नहीं करते या बड़े बड़े पेड़ नहीं काटते ईंधन की पूर्ति नहीं हो पाती। तो एक बार पेड़ कटते चले गए तो वो क्षेत्र वन विहीन होता चला जाता है या वन धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं क्योंकि शाखाएं कटती चली गई और उसको बहुत ज्यादा ईंधन का प्रयोग तो हर दिन होता है, तो बहुत ज्यादा वनों की कटाई आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर देखने को मिलती है। 11वां है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। हम सभी जानते हैं कि बांध बनाना सुविधाजनक होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्र वन वाले क्षेत्र हैं, तो बांध के पीछे का एरिया जो डुबान क्षेत्र होता है उसमें बहुत बड़ा एरिया वन का होता है। अगर पानी कभी बांध में नीचे होता है या कम होता है, खास करके गर्मी के दिनों में, तो हमको उनके ठूठ दिखाई देते हैं। तो बहुत बड़े क्षेत्र जो उस नदी परियोजना के डुबान क्षेत्र में है वहां के वन हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट 12वां है आवागमन के विस्तार के लिए। हम सभी जानते हैं कि चाहे सड़क हो चाहे रेल मार्ग हो, जंगलों के बीच से जाते हैं, और ये सबको अनुभव भी है कि सड़क से जाएं या रेल से जाएं हमको कहीं ना कहीं जंगल दिखाई देते हैं। तो इन सड़कों या रेलों का निर्माण करने के लिए वनों का भी विनाश किया गया है, वनों को काटा गया है। इसके अलावा रेल के जो पटरी है या आपका स्लीपर है, इनको बनाने के लिए भी लकड़ी का प्रयोग होता है। सड़क और रेल मार्ग के काफी दूर तक, क्योंकि भविष्य का भी विस्तार की संभावना ले लेते हैं, वन क्षेत्र समाप्त कर दिए जाते हैं। आखिरी है वन रोग, कीट, दीमक का प्रकोप। हम देखते हैं कि दीमक की बीमारियां जंगलों में पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के वन रोग दिखाई देते हैं, कोई ना कोई कीड़े ऐसे पेड़ पौधों पे लग जाते हैं कि पूरा का पूरा वो क्षेत्र के पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हमने हाल ही में देखा कि छत्तीसगढ़ के तखतपुर के अमरूद बहुत प्रसिद्ध थे। वहां के अमरूद चित्तीदार रहते थे और बहुत मीठे और बहुत प्रसिद्ध थे, परंतु हाल के वर्षों में, विगत 10 वर्षों में
तखतपुर के अमरूद नहीं पाए जाते क्योंकि अमरूद के बगीचे वहां नष्ट हो गए, किसी न किसी रोग से ये नष्ट हो जाते हैं। सागौन में भी बोरर करके बीमारी लगती है और वो समाप्त हो जाता है। अभी तक हमने वन विनाश के कारणों का व्याख्या देखी। अब हम इसका क्या प्रभाव है ये देखेंगे। सबसे पहले जैव विविधता में कमी। जैव विविधता मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों में के अलग अलग प्रकारों की उस क्षेत्र में उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। सामान्य शब्दों में इस जैव विविधता कब नहीं पाई जाएगी? जब जंगल ही नहीं रहेंगे। जंगल अगर हटते चले गए, वन अगर हटते चले गए, तो जंगल में निवास करने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, छोटे से कीट पतंगे, तितलियां, ये सभी के सभी उस जगह पर नहीं रहेंगे। बहुत प्रकार के पेड़ पौधे भी धीरे धीरे करके क्या है, हटते चले जा रहे हैं उस जगह से। हमने वन को हटाकर नगर की स्थापना कर ली या औद्योगिक इकाइयों की अधोसंरचना बना ली, तो वहां पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे अब समाप्त हो गए। दूसरा है वन जीवों के प्राकृतिक वास में कमी। वन जीवों का प्राकृतिक वास जंगल है। जो जंगली जीव जंतु हैं जंगल में ही निवास करते हैं, परंतु अगर जंगल ही नहीं है तो वो जीव जंतु कहां जाएंगे? सामान्य तौर पे आबादी की ओर आएंगे। उनको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, तो नदी नालों के किनारे जहां प्राय बस्तियां बसी रहती हैं या गांव बसे रहते हैं, उन क्षेत्रों पर इनका आक्रमण होता है। ये उस जगह पर अपने भोजन या पानी की तलाश में आ जाते हैं। इसका हमको एग्जाम्पल देखने को क्या मिलता है? छत्तीसगढ़ में बढ़ता हाथी का प्रकोप, जो हमारे कोरबा, आरंग, महासमुंद, इन क्षेत्रों में प्राय हमेशा पेपर में कुछ कुछ दिनों में ये लाइनें हमको पढ़ने में मिलती है। आगे तीसरा है तीव्र मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कैसे होता है? हम जानते हैं कि पेड़ पौधे के जड़ रहती है। ये जड़ मूसलाधार भी होती हैं और फाइब्रस रूट और टैप रूट दोनों होता है। इन जड़ों से मिट्टी को बांधे रखने की क्षमता होती है। इन जड़ों में मिट्टी को बांधे रखने की क्षमता होती है और नमी बना के रखने की क्षमता होती है। पेड़ पौधे समाप्त हो गए, उनको बांधे रखने वाला संगठन है नहीं, ऊपर में शुष्कता पाई जा रही है, तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और तेजी से अपरदन, जिन क्षेत्रों में वन नहीं है वहां तेजी से मृदा अपरदन देखने को मिलता है। भूजल स्तर में कमी। पेड़ पौधे रहते हैं तो भूजल स्तर अच्छा रहता है, और जहां अच्छा भूजल स्तर है वहां पेड़ पौधे और अधिक मात्रा में हो जाते हैं। तो वन के ना रहने पर जो जड़ें खींचती हैं जिस जल को, वो जल के स्तर तेजी से कम होने लगता है जहां पेड़ पौधे नहीं रहते। भूजल स्तर और पेड़ पौधे ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जहां अपने आप मानते हैं कि जहां वन क्षेत्र है वहां भूजल स्तर अच्छा बना रहता है। पांचवा है जल चक्र पर प्रभाव। जल चक्र का प्रभाव आप सभी जल चक्र जानते हैं। पेड़ पौधों के वाष्पीकरण से जल वाष्प ऊपर जाता है, वो वापस ठंडा होकर घनीभूत होकर बादलों के रूप में आता है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, वन ही नहीं रहेंगे, तो वाष्पीकरण भी कम मात्रा में होगा और इन बादलों को आकर्षित करने वाला
इन बादलों को आकर्षित करने वाला वन क्षेत्र भी नहीं रहेगा। आप सभी इस चीज को जानते हैं कि अगर पानी बरसता है तो पेड़ों के नीचे हमको खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बादल को अट्रैक्ट करता है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष क्या होते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं। तो बादलों में के आकर्षित करने वाले ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जल चक्र पर भी इसका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और वही असर दिखता है वर्षा के वितरण प्रतिरूप में परिवर्तन। वितरण प्रतिरूप में परिवर्तन की इसमें हमने देख लिया है कि कभी अचानक तेज बारिश हो जाती है, कभी यहां बारिश ही नहीं होती। हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता रहा, जो मानसून के आने पर खरीफ की फसल के लिए तैयार किया जाता है। परंतु अगर हमारे पास वर्षा ही नहीं आती या देर से आती है तो हम हमेशा वर्षा ऋतु के समय पढ़ते हैं कि बहुत सारे जिले सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए या बहुत सारी तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित कर दी गई। तो जो वनों का नहीं रहने से वर्षा का वितरण होता है वो बहुत ज्यादा असामान्य हो जाता है। सातवां है बाढ़ सूखे की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि। आवृत्ति मतलब बार बार। बाढ़ सूखे की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि। छत्तीसगढ़ में ही हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि सूखे की आवृत्ति बार बार हो रही है और तेजी से तापमान में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। क्योंकि कुछ मैदानी भाग में बिल्कुल भी वन नहीं है और जो हमारा वन का उत्तरी और दक्षिणी भाग है, यहां पे भी धीरे धीरे वन क्षेत्र में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। इसी तरह वन बाढ़ को भी रोकने का काम करती है। वो भी नहीं रहेगा तो बाढ़ के लिए, पानी के लिए खुला क्षेत्र तेजी से सामने आ जाएगा और वो बाढ़ का प्रकोप हमको प्रभावित करेगा। आठवां भूतापन में वृद्धि। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे या वन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भूमि के तापमान को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण है। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करने वाला वन क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक तौर पे तापमान में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। वर्तमान में भूतापन के लिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव को या ग्रीन हाउस गैस को मुख्य कारण माना जाता है, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा कारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो आसानी से वन क्षेत्रों द्वारा ले ली जाती है। परंतु वन ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से वातावरण को गर्म कर रही है। नौवां है वनस्पति के पुनर्जनन में कमी। हमने पहले भी बताया था कि वन अग्नि के कारण जो ह्यूमस रहता है वो भी जल के समाप्त हो जाता है और ह्यूमस नहीं रहेगा, मिट्टी कड़ी जली हुई रहेगी तो वहां पे नए पेड़ पौधे पुनः नहीं उग पाते या इन पेड़ पौधों को उगाने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है, तब भी वो अनुपात नहीं दिखता जिस हिसाब से उस जगह पर पहले जंगल था। और आखिरी है भूमि उपयोग परिवर्तन। एक बार वन भूमि का प्रयोग औद्योगिक इकाइयों, उनकी अधोसंरचना के लिए, नगरीकरण के लिए, खनन के लिए या अन्य किसी इसके लिए भी प्रयोग कर लिया गया। उस जगह का जो प्राकृतिक वनस्पति है वो समाप्त कर दी गई।
वहां दूसरे कार्यों का प्रयोग किया जा रहा है उस भूमि पर। तो इस तरह से भूमि उपयोग का जो ढांचा होता है उसमें परिवर्तन देखने में आता है। वन संरक्षण आवश्यक है। और वन संरक्षण के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं और कर सकते हैं, अब इस पर आते हैं। वन संरक्षण के पहला है वन संरक्षण के नियमों का कठोरता से पालन। प्रायः देखने में आता है कि वन संरक्षण के नियमों का कठोरता से पालन नहीं होता है। गांव के ग्रामीण तो जाते ही हैं पेड़ काटने। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो लकड़ी तस्कर है ये भी वनों की कीमती लकड़ियां काटने चले जाते हैं। तो वन संरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए और इसमें कठोर दंड का भी, अत्यंत कठोर दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। दंड का प्रावधान है परंतु अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा है वन काटने और वृक्षारोपण में अनुपातिक संतुलन। वन काटने और वृक्षारोपण में अनुपातिक संतुलन होना आवश्यक है। जिस हिसाब से उस जंगल को, जिसमें उद्योगों, खनन, नगरीकरण या अन्य किसी भी कारण से जंगल को हटा के अन्य गतिविधियां की गई हैं, तो उस अनुपात में पेड़ पौधे कहीं ना कहीं वृक्षारोपण के तौर पे लगना चाहिए। एक जगह से आप कम कर रहे हैं तो दूसरी जगह उसको लगाएंगे तभी संतुलन बना रहेगा, नहीं तो असंतुलन की स्थिति आती है। तो जिस हिसाब से वन काट रहे हैं वृक्षारोपण भी उसी हिसाब से या उससे अधिक होना आवश्यक है। और सारे उद्योगों या अन्य जिसके लिए भी वन भूमि का प्रयोग किया जा रहा है उनमें ये आवश्यक शर्त के रूप में शामिल करना आवश्यक है। आप तभी उस वन भूमि का गैर वन कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं जब आप वृक्षारोपण दिखाएंगे। तीसरा, बढ़ते हुए वृक्षों की कटाई पर रोक। हम जानते हैं फलते फूलते वृक्ष अन्य नए वृक्षों को भविष्य में तैयार करते हैं। अगर फलते फूलते वृक्षों को काट दिया जाएगा तो भविष्य के नए पेड़ों की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। चौथा पॉइंट है वृक्षों के स्थान पर केवल शाखा काटने की अनुमति दी जाए। पूरा संपूर्ण वृक्ष को काटने के स्थान पर केवल शाखाएं काटकर सड़क मार्ग बनाया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं होता। आसपास दूर तक पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। तो हमें केवल शाखाओं को काटने की अनुमति वन विभाग से मिलनी चाहिए, जंगल विभाग से मिलनी चाहिए। पांचवा है जैव विविधता हेतु संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना। संरक्षित क्षेत्र घोषित करने मतलब वहां आप जैसे राष्ट्रीय पार्क है, उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये एक संरक्षित क्षेत्र है जहां आप जीव जंतुओं के साथ किसी भी पेड़ पौधे को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करेंगे तो जीव जंतुओं का संरक्षण भी होगा और पेड़ पौधों का संरक्षण भी होगा। छठवां है ईंधन हेतु वृक्षों की कटाई पर रोक लगी गई। हम जानते हैं ग्रामीण जन सस्ता सुलभ होने के कारण
जंगल की लकड़ी को काट के ईंधन के लिए प्रयोग करते हैं। परंतु अगर इन ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा से ज्यादा बायोगैस संयंत्र लगाया जाए या ज्यादा से ज्यादा उज्ज्वला गैस वितरण की जाए तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। सातवां है फर्नीचर और अन्य उपयोगी सामान के निर्माण में वैकल्पिक सामानों का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। हम जानते हैं कि फर्नीचर लकड़ी के बनते हैं, परंतु लोहे के भी फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम के भी फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। अन्य सजावटी सामानों के इसमें भी आप लकड़ी का कम प्रयोग करें। जैसे स्लीपर, रेल के स्लीपर आप लकड़ी से के स्थान पर सीमेंट से बनाएं, पतले सीमेंट से बनाएं। लोहे के बारीक फ्रेम में सीमेंट लगा के बनाया जा सकता है और कुछ हद तक बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इससे भी वन बचेंगे। आठवां है वन की अग्नि से सुरक्षा। वन की अग्नि से सुरक्षा ये तो मनुष्य को स्वयं ही करनी है। वो ऐसी गतिविधियां ना करे कि वन में आग लगने की संभावना बनी रहे। नौवां है तीव्र वृद्धि करने वाले वृक्षों का रोपण करना। तीव्र वृद्धि करने वाले वृक्षों का रोपण करना जो तेजी से विकसित हो, जिनको कम पानी में हो सके, ऐसे वृक्षों का, खास करके जो छोटी पत्तियों वाले वृक्ष हैं वो आसानी से लग जाते हैं और उग भी जाते हैं। तो ऐसे वृक्षों का या वनस्पतियों का वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए। सघन वृक्षारोपण करना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सघन वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण अभियान हमारे देश में वर्षों से चल रहा है और जितनी ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण दर्शाया जाता है, वास्तव में अगर सारे वृक्ष में परिवर्तित हो जाते वृक्षारोपण के वाले किए गए पेड़ पौधे, तो आज हम जंगलों के बीच निवास करते हैं। इन वृक्षारोपण में जीवित वृक्षों की संख्या बहुत कम रहती है। हम जीवित वृक्षों की संख्या में वृद्धि करें। इन वृक्षारोपण को देखरेख की भी ड्यूटी जैसे स्कूलों कॉलेजों को उस क्षेत्र का, वहां के स्थानीय निवासियों को या स्व सहायता समूहों को इनका भार दिया जा सकता है। तो वृक्षारोपण तभी सही मायने में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। 11वां है पारिस्थितिकी के अनुसार हम वृक्षारोपण करें जो पारिस्थितिकी के अनुरूप है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ही हमको आम, बीजा, साल, सागौन, आंवला, तेंदू, ये हमारे यहाँ सामान्यतः पाए जाने वाले पौधे। परंतु वृक्षारोपण के नाम पर अगर नीलगिरी लगा दी गई जो कम पानी में उग जाती है, तो यहाँ का पर्यावरण तो बदल गया। इन पेड़ पौधों में रहने वाले जीव जंतु यहां से गायब हो जाते हैं। नीलगिरी प्लांटेशन जो किया गया उसका दुष्परिणाम भी आया कि भूमिगत जल का स्तर तेजी से और नीचे हो गया या कमी होती चली गई उस जगह पर। तो हमको क्षेत्र विशेष की परिस्थिति को देखकर वृक्षारोपण करना चाहिए। जैसे माइनिंग एरिया में हमने कोरबा के खनन क्षेत्रों में देखा कि ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की घास, कांटेदार घास
जो अधिभार के टीले हैं, जो ओवरबर्डन डम्स कहते हैं, उस पर लगाए गए हैं, जिनको पानी की जरूरत नहीं थी। ग्रीनरी जरूर दिख रही है, हरियाली जरूर दिख रही है, परंतु उन पेड़ पौधों का यहाँ की परिस्थिति के अनुरूप जो पर्यावरण में जो संतुलन बनाने में सहयोग होना चाहिए, वो चीज नहीं दिखती। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है जन चेतना जागरण। जैसे हमने बीच में कहा था कि वृक्षारोपण की जिम्मेदारी स्कूल, कॉलेज या ग्रामीण जन या सामान्य जनता को देना चाहिए। तो जब तक हम में स्वयं चेतना नहीं आएगी, हम वन संरक्षण नहीं कर सकते। अंत में आप लोगों ने देख लिया कि वन या जंगल किन किन कारणों से कम हो रहे हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर अभी पड़ रहा है। तो केवल हम वन अपने वर्तमान के लिए नहीं चाह रहे हैं या वर्तमान में हमको शुद्ध हवा मिले, ऑक्सीजन मिले, हम भविष्य के लिए भी इसकी योजना बना रहे हैं कि भावी पीढ़ी को भी शुद्ध वातावरण मिले, जो भूतापन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उनसे राहत मिले। ये जो निर्वनीकरण है, ये निर्वनीकरण या वनों का विनाश आसान नहीं है। ये एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। इस पर हमारे को ध्यान देना आवश्यक है। मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज भैंसमा, आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।